अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सालिहा 9 मई के वाकयात ने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया और इसके खिलाफ हर तरफ गम और गुस्से की फजा है। 9 मई के वाकयात इमरान खान की 25 साल सियासी तारीख का रद्द-ए-अमल है, जिसमें उन्होंने ऐसे 2-4 जुमले भी अदा नहीं किए जिनसे इत्तेहाद, इत्तफाक, खैर सगाली, रवादारी, भाईचारे और तहम्मुल बर्दाश्त की महक आती हो। इसके बरक्स वो अपने चाहने वालों के गुस्से, गैज़ो ग़ज़ब, इश्ताल और नफरत की चिंगारियां बोते और बारूद भरते रहे। उनके अमाल पहले उनका बड़ा अमली मुजाहरा 2014 के 4 माह के धरनों में हुआ। तब खान साहब ने सिविल नाफरमानी का कहा, हुंडी का हुक्म सादिर किया, बिजली के बिल जलाए, ऐवान सदर, वजीर आजम हाउस, पीटीवी और सेक्रेटेरिएट पर हमले किए, पुलिस अफसरान को मारा पीटा। 9 तारीख को भी इस्लामाबाद का रुख करते वक्त उन्होंने एक आला फौजी अफसर का तवातुर से नाम लेकर पैगाम दिया कि मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी तोपों का रुख किस तरफ होना चाहिए। जिसके बाद 9 मई की शाम तक पूरे मुल्क में क्या हुआ सारी दुनिया ने देखा। लेकिन अब रियासत कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की ठान चुकी है और इस अमल का आगाज भी हो चुका है। वजारत दाखिला, सूबाई महकमा दाखिला, पुलिस, नादरा, दिफा, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह सभी अपने काम में मसरूफ हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया और मुल्क के दिफाई इदारों पर हमले किए उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाए और दूसरों के लिए मिसाल कायम की जा सके। गुज़श्ता रोज 9 मई के वाकयात के बाद होने वाला कोर कमांडर इजलास इंतहाई अहम समझा जा रहा था। इस इजलास की जारी होने वाले एलामियों में यह वाज़ेह बताया गया कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस शरपसंद अनासिर को किसी भी सूरत नहीं बख्शा जाएगा और उनके खिलाफ फौजी तंसीबात पर हमला मुल्ज़िमान के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल किया जाएगा। ISPR के एलामी में यह भी वाज़ेह किया गया कि इजलास में तोड़ फोड़ पर मुश्तमिल मरबूत मंसूबे के तहत इदारे को बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि फॉरम को ब्रीफिंग दी गई कि मंसूबे इदारों को रद्द-ए-अमल देने और उकसाने के लिए अंजाम दिए गए। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि फौज इन उकसाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और मुजरिमान से बखूबी वाकिफ है। इन कानूनी जराइम में मुलव्विस अफराद को पाकिस्तान के मुतल्लिका कवानीन के तहत कटहरे में लाया जाएगा। मुजरिमान को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का भी अहम इजलास हुआ। इस इजलास में वफाकी वज़रा और आला अस्करी क़यादत की। इजलास में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के नुकसानात और कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी इजलास में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मज़म्मत की गई और फैसला किया गया कि फौजी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि सियासी मकासद के लिए इदारों पर हमला अफसोसनाक है। कौमी हमीयत के हामिल जिना हाउस को आग लगाई गई। 75 साल में जो दुश्मन न कर सका वो एक सियासी जमात के कारकुनान ने किया। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने पुरतशद्दुद वाक़यात पर अमल किया जो काबिल सताइश है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती करती है। कोर कमांडर इजलास के फैसलों के बाद आज हुकूमत पंजाब की जानिब से भी आर्मी तंसीबात और इमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले की मंजूरी निगरान हुकूमत की काबीना इजलास में दी गई। इजलास में शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तश्कील देने की मंजूरी भी दी गई। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी जल्द यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात के असल ज़िम्मेदारों की शनाख्त के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारों के बाहमी इश्तराक पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आला ने हिदायत की कि मुल्ज़िमान, सहूलतकारों और मास्टर माइंड्स तक पहुँचने के लिए मौसर मैकेनिज्म वज़ा किया जाए। कोर कमांडर इजलास और पंजाब हुकूमत की जानिब से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाइयों के ऐलान के बाद ये चहमगोइयां बढ़ गई हैं कि आखिर ये एक्ट है क्या और इसमें क्या सजा दी जा सकती है। आज की एक्ट के चीज़ा नकात आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में बनाया गया। 21वीं तरमीम के बाद इसमें कुछ तब्दीलियां की गई और फिर इसे नाफिज कर दिया गया। पहले इसका ताल्लुक सिर्फ फौज तक महदूद था, लेकिन बाद में ये सिविलियंस पर भी अप्लाई हो सकता है। आर्मी एक्ट के तहत केस की कार्रवाई सीक्रेट होती है। आर्मी एक्ट में एक एपलेट ट्राइब्यूनल बनता है जिसकी सरबराही एक ब्रिगेडियर रैंक का ऑफिसर करता है, जिसमें मुल्जिम अपील कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अप्लाई किन लोगों पे होता है। तो आर्मी एक्ट उन तमाम लोगों पे अप्लाई होता है जो पाक फौज पर हमला करता है या फौजी तंसीबात को निशाना बनाता है। इसी तरह अगर कोई शख्स दहशतगर्दी का किसी किस्म का कोई सामान बनाता है या खुद को जैकेट बनाता है, या अगर कोई शख्स दहशतगर्दी के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल करता है, अगर कोई शख्स कोई ऐसा हथियार बनाते हैं जो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो, इस एक्ट के तहत अगर कोई शख्स रियासत पाकिस्तान के खिलाफ अवाम को उकसाता है या कोई शख्स सिक्योरिटी रिस्क बन जाए, ये वो तमाम शिकें हैं जिनके तहत किसी भी आर्मी एक्ट नाफिज किसी भी ये एक्ट नाफिज हो सकता है और इसका केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जा सकता है। आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयों के बाद इमरान खान समेत तमाम PTI की सीनियर क़यादत वाज़ेह सबूतों के बावजूद इन वाक़यात से खुद को दूर कर रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पहले एक वीडियो बयान और आज एक ट्वीट के जरिए तहरीक इंसाफ को जिम्मा करार दिया है। ट्विटर पर अपने बयान के साथ एक पुरानी वीडियो भी शेयर की और कहा
कि 18 मार्च को इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बिछाए गए अपने कत्ल के जाल से रब्बुल इज्जत के करम से बाहिफाजत निकलने के बाद मैंने 22 मार्च को यह बयान रिकॉर्ड कराया। इमरान खान ने कहा कि मैंने निहायत इसरार से अपने कारकुनान को तलकीन की कि उन्हें जितना मर्जी इश्ताल दिलाया जाए, उन्हें मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहते हुए एहतजाज करना है। उन्होंने मजीद कहा कि इंशाअल्लाह जब भी आज़ादाना तहकीकात होंगी, मैं ये साबित करूंगा कि जलाओ घिराव करने वाले बंदूक बरादरों को पुरअमन मुजाहिरीन के सफ़ों में दाखिल किया गया। आज इमरान खान खुद को इन वाक़यात से दूर कर रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने एक बरस के अंदर अपने सपोर्टर्स के अंदर पाक फौज के खिलाफ वो जहर भरा जो दुश्मन 75 सालों में भी नहीं कर सका। उन्होंने यही जो 25 मई को हुआ उस सुबह सवेरे अपने पैगाम बताया था कि उनको गिरफ्तार किया जाए तो जान ले कि इन वाक़यात का जिम्मेदार कौन होगा। इसके अलावा वाक़यात के बाद बहुत से ऐसी वीडियोस और ऑडियोज सामने आई जिनमें इन वाक़यात की प्लानिंग का भांडा भी फूटा। इन ऑडियोज वीडियोस के अंदर क्या सुना और देखा जा सकता है। दूसरी जानिब हुकूमत और दीगर सियासी अफराद PTI के इन कारनामों को आड़े हाथों ले रहे हैं और तरह तरह के सवालात उठा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा कि आज इमरान खान अपने बुलवाइयों के कारनामों को एजेंसीज के खाते में डाल रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये तमाम तर कार्रवाइयाँ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से की गई है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के मुताबिक फौजी इमला को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी 6 माह से हो रही थी, जिसके लिए मौके का इंतजार किया जा रहा था और तमाम तनसीबात को टारगेट करके निशाना बनाया गया। लाहौर में जब ये कोर कमांडर हाउस में और शोहदा की यादगारों पर हमले के लिए गए, रास्ते में कई सिविलियन इमारतें आती हैं, रास्ते में कई सरकारी इमारतें आती हैं, रास्ते में कई रियासती इमारतें आती हैं, सियासी इमारतें आती हैं, हुकूमती इमारतें आती हैं। वहां नहीं गए, सीधे अपनी दिफाई तनसीबात पर गए। जो टारगेट मिला हुआ था, जो हुक्म मिला हुआ था, वहां गए और हमले किए। मुझे बताओ, ये अचानक हो जाते हैं? इसके लिए जितनी बर्क रफ्तारी से हमले हुए, उसके पीछे 6 महीने की प्लानिंग है। हर आंख अश्कबार है। पूरे वाक़े की मंसूबा बंदी ज़मान पार्क में इमरान खान के हुक्म पे, इमरान खान की क़यादत में एक दहशतगर्द ने GHQ पर हमला किया था और दूसरे दहशतगर्द ने 9 मई को GHQ पर हमला करवाया और हमला हुआ। और उसके बाद आज वजाहतें ये कह दे रहे हैं कि ये जो कुछ 9 मई को हुआ ये उन्होंने नहीं कराया, ये एजेंसीज ने कराया है। PTI इन वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस है या नहीं, इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा रहा है कि अब उनके अपने अरकान असम्बली ना सिर्फ इन अमाल पर परेशान है बल्कि खुद को उनसे दूर करके पार्टी भी छोड़ रहे हैं। इस हवाले से एक झलक आपके सामने रखता है। आज हम उसकी बेहुरमती कर रहे हैं, उसको लाते मार रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। ये कहां से जस्टिफाइड है? मैं जो है इस्तीफा देता हूं कि मैं कोई पार्टी में जा रहा हूं या मुझे किसी ने ऑफर किया है, क्योंकि देखिए मुझे कोई क्या ऑफर करेगा। मैं सिटिंग MLA हूं, मेरी टिकट कंफर्म थी उस इलाके से, मेरे पास खान साहब का और पूरी टीम की सपोर्ट थी, इलाके में लोग इज्जत करते थे, तो मुझे कोई आज सामने वाला ऑफर कुछ नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह, या तो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, हो सकता है मेरी उम्र साथ नहीं दे रही है, वरना एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है मैं फॉर्म करूं। ये दूसरा चीज हो सकता है कि मैं एक नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करूं और उसमें वो लोग के माइंडसेट के लोग आए जो कि इस मुल्क को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, जो कि इस मुल्क को आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मफाद के लिए नहीं। महमूद मौलवी साहब ने खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा करने का ऐलान किया। इस वक्त महमूद बाकी मौलवी साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, किस वक्त आपको रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना अब मुमकिन नहीं है और आपने ये फैसला किया कि अब पार्टी के साथ अपनी लाइन्स को अलहदा कर लेना चाहिए? ये 9 मई के वाक़े के बाद ये मैंने फैसला किया, क्योंकि 9 मई का वाक़या मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मेरे ज़मीर के ऊपर ये एक बोझ हो गया था, क्योंकि खुदा को हमने बचपन से इज्जत दी और हमारे लिए एहतराम होता है और शोदा का दर्जा, ठीक है ना, शहीद का दर्जा हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। और जो वहाँ पे उनके मोनूमेंट्स, उनके चीज़ों हुआ, ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। तो इसके ऊपर देखिए ना, मेरे लिए मैं कहूँगा हर चीज़ कुर्बान। मेरे लिए MLA की सीट या मेरी टिकट या चीज़ें, ये मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, ठीक है ना। मेरे लिए मेरे फौज और मेरे शोहदा की अहमियत बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा अपनी फौज और शोहदा को इज्जत दूंगा, चाहे मैं किसी पार्टी में रहूं नहीं रहूं। देखिए, आज पार्टीज हैं, कल नहीं है। मैं सबको कहता हूं पार्टी, मगर फौज जो है ना, अगर फौज नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं होगा।
तो इसलिए फौज की प्रायोरिटी मेरे लिए है। देखिए, आपके पॉलिटिकल करियर का एक बहुत बड़ा फैसला है, पॉलिटिकल करियर के अंदर एक बहुत बड़ा मूव है, और आपने यकीनन ये फैसला सोच समझ के किया होगा। आपको अंदाजा हुआ होगा या एविडेंसेस आपके पास होंगे कि इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बराह रास्त मुलव्वस है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तो खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं कि ये उनके कारकुनान नहीं है या इसमें इश्ताल दिलाने वाले कोई और है, और खुद ये इल्ज़ाम एजेंसीज के ऊपर लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि कोई भी शख्स इस वक्त जबकि पीटीआई की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, और मैं उनमें से नहीं हूं कि जो मुझे कोई टिकट का डाउट था, मुझे टिकट कंफर्म था, मैं ऑलरेडी सिटिंग एमएनए हूं जो कि इस्तीफा नहीं दिया हुआ मैं एसएपीएम रह चुका हूं, और पिछले 8 दिन पहले ही मुझे, ठीक है ना, मुझे बनाया गया है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पूरे सिंध का। जी जी बिल्कुल। और फिर जो ख़ासतौर पे अली जैदी साहब हैं, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी बहुत सारी रूमर्स हैं कि वो गिरफ्तार हुए हैं या ख़ुद किसी जगह सेफ कस्टडी में मौजूद हैं। क्या मकामी क़यादत के साथ भी आपके कोई डिफरेंसेस थे, ये भी वजह है? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, मकामी क़यादत में मैं खुद बेसिकली रह चुका हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ कराची का। मैं कराची के तंजीम का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अभी 2 महीने पहले जब से प्रमोट होने से पहले मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची का रह चुका हूँ। मेरी मकामी क़यादत से कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरी जो पीटीआई से कोई किसी जाति का इख्तलाफ, मेरे अपना ये है कि देखिए, फौज मेरे लिए प्रायोरिटी, हर एक के लिए कोई चीज़ होता है, ठीक है ना। देखिए, जो लोग इसको कहते हैं ना, मज़ारों को मानते हैं, उनके लिए मज़ार की बेहुरमती वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब कुछ लोग उसको आम ले लेते हैं, उन्हें गया तो ये अपना अपना सोच है। मेरे लिए फौज के प्रायोरिटी हमेशा थी और हमेशा रहेगी। देखिए, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि 9 मई वाक़े से कुछ 4-5 रोज़ पहले कुछ दोस्त ऐसी बातें कर रहे थे कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो जीएचक्यू पर हमला करेंगे। ये कौन लोग थे और ये कहाँ से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ ना, तो ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी होगी कि मैं इस वक्त बैठ के क्रिटिसाइज करूं या किसी का नाम लूं। मैं वो उनमें से नहीं हूं जो किसी को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा दिखाऊं। जो मैं, इसलिए मैंने कहा ना, मैं पिछले पास्ट के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा कि क्या हुआ। मुझे बहुत सारी चीजें आदमी को पता होती है, मगर जैसे वो कहते हैं ना, जैसे हमारे फौज का भी डिकॉर है, फौज में जो एक चीफ होता है या एक जनरल होता है, अगर वो किसी पोस्ट पे होता है, उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो छोड़ के बहुत सी चीजों पे इख्तलाफ कर सकता है, मगर वो उन चीजों के ऊपर डिस्कशन कभी नहीं करेगा। नहीं, लेकिन ये तो आप बता सकते हैं ना कि ये इंस्ट्रक्शंस वो पार्टी क़यादत से आ रही थी या पार्टी टॉप लीडरशिप का ये फैसला था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो जवाब में ये होगा? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं आपको पहले, मैंने वहाँ पर भी सबसे कहा, उसकी वजह ये कि ये मेरी पॉलिसी मैटर है कि मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, मैं अपने ऊपर। देखिए ना, मैंने कहा ना, मैंने इस वक्त इतनी लुक्रेटिव सीट और लुक्रेटिव पोजीशन छोड़ी है। लोग तो एक छोटे छोटे ओहदे के लिए हिलना नहीं चाहते हैं। नहीं, आपका प्रिंसिपल स्टांस अपनी जगह पर। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी का नाम लें, लेकिन ये तो इस्टेब्लिश हो कि ये टॉप लीडरशिप का फैसला था या पार्टी के अंदर ये फैसला कंसेंसस के साथ मौजूद था कि रिएक्शन के तौर पे जो अस्करी तंसीबात है उनको निशाना बनाना है। देखिए, अगर मैं ये आपके सवाल का जवाब दूंगा ना, तो मैं खुद जो है ना, मैं इसका जवाब नहीं देना चाह रहा हूँ। मैं बहुत ही मोहतात हूँ। मैं इस वक्त 65 साल का मेरी उम्र आ रही है, ठीक है ना, तो मैं बहुत कॉशियस होकर, उसकी वजह ये मेरा आदत नहीं है। हर आदमी की अपनी फितरत होती है। बहुत से लोग, बड़ा आराम होता है, जैसे ही छोड़ते हैं तो इतनी बुराइयां निकालते हैं। मैं देखे ना, ये डिफरेंस है हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, इंडियन पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में, और यूरोप के कल्चर में। यूरोप के कल्चर में मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं, ओके, वी कांट गो टुगेदर, थैंक यू वेरी मच, वी आर अपार्ट। यहाँ पे हम अगर खुदा न खास्ता तलाक देते हैं तो उसके पूरे खानदान को जमीन पे उतारते हैं, वो दूसरे के खानदान को उतारती है। ये बड़ा फर्क है।
नहीं, लेकिन तो लेकिन आदमी- एटलीस्ट जो लोग इस वक्त आपके साथी अभी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, कम से कम आप उनको इंतबा तो कर सकते हैं, बता तो सकते हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जो उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है, वो कहाँ है जो गलत है या गलत रास्ता उन्होंने चुन लिया है, कम से कम निशानदेही तो कर सकते हैं आप। देखिए, बहुत से लोगों को पता है और उनको खुद को, और देखिए कुछ दिन आज मैंने ये किया है, कुछ दिन के बाद बहुत सी चीजें सामने आएंगी, ठीक है ना। तो मैं इस वक्त इसके ऊपर कोई कमेंट्री नहीं करूंगा। नियर फ्यूचर में क्या होता देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, अब ये तो देखिए ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि देखिए इस वक्त प्री मैच्योर है आप बोलना। आपको पता है कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स की अलग बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के अलग इश्यूज है, इतने इश्यूज इस मुल्क में। बदकिस्मती से हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है और हम सब इस वक्त लगे हुए हैं पॉलिटिक्स में। हमको आवाम की नहीं सोच रहे हैं, गरीब आदमी का नहीं सोच रहे हैं। गरीब भूखा मर रहा है, आटा जो है 150 से ऊपर चला गया है, ठीक है ना। हर चीज महंगा होता जा रहा है और हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सियासी बातों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन 8 दिन पहले और 10 दिन पहले हो, इस वक्त IMF के, देखिए हमारे पास इस मुल्क में इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, उस पर हम बात करें। मैं तो असेंबली में भी कहता हूँ, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पार्टीज की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल सर्वाइवल देख रहे हैं आप तहरीक इंसाफ का? देखिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल ऑब्वियसली मेरे ख्याल से, देखिए इसमें तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए ना, मैं ये सोच समझ के मैंने छोड़ा है, क्या मुझे पता नहीं है कि जी इनकी जो है इस वक्त पॉलिटिकली तहरीक इंसाफ स्ट्रांग है। एक आदमी, कोई आदमी इस वक्त, जो लोग घबराते हैं, बहुत सारी चीजें लोग कड़वी घूंट पी लेते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जीतते हुए आदमी, देखे हारते हुए को हर आदमी छोड़ देता है, मगर जीतते हुए को छोड़ने वाले बहुत कम होते हैं। नफे में नफा होते हुए आदमी कारोबार ना करे ना, वो बहुत कम लोग हैं। नुकसान होते हुए कारोबार बंद करना बहुत आसान है। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स को कारोबार के लिए नहीं आया हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के बाद कारोबार बनाया या जमीनें ली। मैं उनमें से हूँ जिनके पास कारोबार भी, मैंने 40 साल बिजनेस किया है, मेरे अपने कारोबार चल रहे हैं, मेरी जमीनें हैं, जितना अल्लाह ने मुझे दिया है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कहीं से लेने की। और ये भी मेरा है कि मैं SAPM भी रह चुका हूँ। अगर कोई आदमी एक पैसे का मेरे पे साबित कर दे, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन, मैं खड़ा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी कोर्ट में जाकर मुझे बताएं, बैठ जाए मेरे सामने 1 रुपए का। देखिए, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल सर्वाइवल है, बावजूद इसके कि फौजी तंसीबात के ऊपर हमला हुआ, एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ आकर खड़े हो गए, वो काम कर रहे हैं जो 75 साल में दुश्मन भी नहीं कर सका, इसके बावजूद आप समझ रहे हैं कि PTI का पॉलिटिकल सर्वाइवल है? देखिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल, देखिए बहुत सारी चीजों का, आप देखें ना, MQM को देख लें, MQM आपके सामने था, MQM वापस जो है, देखिए ना, अब उसमें क्या होता है, क्या से जाता है, क्या चेंजेस होते हैं, मैं इस वक्त कमेंट कैसे करूं? वक्त जो है ना बहुत बुरी चीज है, वक्त बताता है कि आदमी कहाँ जा रहा है। देखिए, आप बड़े दूरंदेश आदमी हैं, आपने कुछ सोच समझ के ही PTI से अपनी राहें जुदा की होगी। देखिए, हर आदमी का राय सही नहीं होता, हो सकता है आज, देखिए ना, मैंने एक स्टेप उठाया, मेरे साथ कोई इस वक्त आने को, देखिए ना, अगर आप किसी भी समझदार आदमी से बात करेंगे तो मुझे बहुत से समझदारों ने कहा, कहने लगे यार तुम तो अपना करियर खत्म कर रहे हो, उसकी वजह कि तुम इतनी अच्छे पोजीशन में हो। तो मैंने कहा मैं उसूलों के ऊपर सियासत करता हूँ, अगर मैं वैसे सियासत कर रहा होता हूँ तो जो बोले हाँ। और मैंने ये चीज देखा, खान साहब खुद कहते हैं ना, क्या हम कोई गुलाम है? तो हम गुलाम सिर्फ ऊपर के लिए नहीं है, हम नीचे से ऊपर तक की बात करें ना। अगर मुझे कोई चीज नजर आ रहा है तो मैं गुलाम तो नहीं हूँ जो हर चीज डिक्टेशन लूंगा। बिल्कुल ठीक। महमूद मौलवी साहब, लास्टली एंड क्विकली, यानी आपके मामला तहरीक इंसाफ के साथ अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हैं, वापसी का रास्ता नहीं है? देखिए, मैं इसकी वजह मैं बताऊं, मैं तो मैं आप बता रहा हूँ ना, उसकी वजह ये है कि मैं अगर जो चीज दिल में आ गई, ठीक है ना, उसके बाद मैं कहूँगा जी ये चीज देखे, उसमें फिर वो मजा नहीं रहता।
ठीक, यानी आप फैसला कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका सियासी सफर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद बाकी मौलवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब अपनी राहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुदा कर रहे हैं और असम्बली रुकनीत से भी मुस्ताफ़ी हो गए। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अब आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों के अंदर कार्रवाइयों की बात हो रही है। इस एक्ट पर बात करेंगे। कामना मुर्तज़ा साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन JUIFA के रहनुमा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कामना मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, सिविलियन गवर्नमेंट्स के अंदर हमेशा फौजी अदालतों का कयाम या फौजी एक्ट के तहत कार्रवाइयां जो है हमेशा कंट्रोवर्शियल रही हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोई सिविलियन मार्शल लॉ का तासुर इससे गहरा होगा? देखिए, बात ये कि 9 मई को जो कुछ हुआ था वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जो है वो दिन था 9 मई, और जो कुछ जिस तरह से किया गया, मगर उस बदतरीन दिन के बावजूद जो है वो कानून की अमलदारी चाहिए। कानून की अमलदारी ये कहती है कि इनको सिविलियन कोर्ट और भले इनको उन केसेस को फास्ट ट्रैक पे डाल के चीफ जस्टिस जो कंसर्न हाई कोर्ट के हैं उनको रिक्वेस्ट की जाए, फास्ट ट्रैक पे इन केसेस को डाल के डे टू डे प्रोसीड करके जो रेलिवेंट सेक्शन है सिविल साइड पे उसमें ट्राई होना चाहिए और इनको सख्त सजा देनी चाहिए। मगर फिर अगेन कहूंगा कि आर्मी कोर्ट्स बने, आर्मी एक्ट के तहत जो ना ट्रायल हो, ये कोई बैड मैसेज जाएगा, ये मुनासिब मैसेज नहीं जाएगा और जुरिसडिक्शन का इशू भरल रहेगा। क्योंकि इससे पहले आप लोग तनकीद करते रहे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हो, बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। आज फिर ये होगा एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो खासी कंट्रोवर्सी बनेगी और पॉलिटिकल डैमेज भी होगी हुकूमत। तो प्रिंसिपल स्टैंड को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पॉलिटिकल दानिश यही कहती है कि इनको जो मुतलका कानून के तहत इनका ट्रायल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे डाला जा सकता है केसेस को। चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट के जो है इस मामले में इंतजामी तौर पे एक्शन ले सकते हैं, कह सकते हैं कि फला एरिया में फला जो है ना वो जजेस इसको समाप्त करेंगे, डे टू डे बेसिस पे करेंगे, हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि एग्जाम्पल। अच्छा, लीगल फ्रेटर्निटी से आपका ताल्लुक है, आप सीजन्ड लॉयर हैं, लीगल माइंड है, इसमें दिफा का हक और ख़ास तौर पे इसको चैलेंज करने का, रिव्यू में जाने का बुनियादी हक मौजूद होगा? अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो तो आपको नासिर मुल्क साहब वाली जजमेंट याद होगी, जिस वक्त वो सनसेट क्लास था उसमें और मिलिट्री कोर्ट बनाई थी कुछ अरसे के लिए, तो उसमें भी राइट ऑफ रिव्यू हाई कोर्ट को दी अथॉरिटी फाइल हो सकती थी। तो वो राइट ऑफ रिव्यू तो रहेगा, वो कोई इशू नहीं है। मगर मैं फिर कहूँगा रेपुटेशन की कास्ट में कि इनका ट्रायल जो है ऑर्डिनरी उसमें होना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे डाल के होना चाहिए और जिसने किया है उसको उसके लिए सख्त से सख्त सजा भुगतनी चाहिए। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बात यकीनी कैसे बनेगी कि इस एक्ट की अमलदारी ठीक हो रही है, यानी इसमें कोई विक्टिमाइजेशन का तासुर नहीं है? और विक्टिमाइजेशन का तासुर कभी भी नहीं आना चाहिए। सिर्फ ट्रायल उनका होना चाहिए जिनके ऊपर जो है, जिनके लिए एविडेंस हो। ये भी नहीं कि जिन्होंने किया जिनके ऊपर एविडेंस हो। मैं उससे भी एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। जिनके खिलाफ मटीरियल आ गया है उनको कानून के मुताबिक मैक्सिमम सजा देना चाहिए। जो कुछ उन्होंने 9 मई को किया है वो बदतरीन था और जानबूझ के था, प्लान था। इनका ख्याल कुछ और था मगर वो ख्याल जो है वो उल्टा साबित हो गया। मगर फिर भी हम चूंकि लॉ अबाइडिंग लोग हैं और कानून के मुताबिक बात करते हैं, जो कुछ हो कानून के मुताबिक हो, जुरिसडिक्शन जो है ना खामखा एक्सटेंड ना की जाए। अच्छा, इस पे एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर भी है। इमरान खान साहब का ये आर्गूमेंट है ना कि ये प्लान के तहत मुझे 10 साल तक का जो मामला है फौजी अदालतों में ले जाके आर्मी एक्ट के तहत अपना सियासत से बाहर रखने का प्लान है। तो इसको किस तरह से देखते हैं कि कल को ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, विच हंटिंग के टूल के तौर पे कल को नैरेटिव नहीं मिल जाएगा इमरान खान साहब को? देखिए, इमरान खान साहब का हाल ये है कि जब गवर्नमेंट खत्म करके और फिर उसके बाद जो है ना वो इस बात पे आगे कि मुझे जो है ना वो फलाने ने मरवाया, मुझे फलाने ने मरवाया। इमरान खान की जो है ना वो मुख्तलिफ दिन के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ज़हनी कैफियत होती हैं और उस कैफियत के ज़ेर असर वो मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं। कोई संजीदगी की बात की उनसे तवक्को न रखें। ये जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उन्होंने करवाया 9 मई को,
वो भी रह पेचीदा बात थी। पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल लीडर ने ऐसी हरकत न की, न करवाई। उस दिन जब वो सुप्रीम कोर्ट आए थे तो उनके गुरूर और तकब्बुर को वो देखते कि अगर इसके बाद किसी ने अगर मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा होगा। अब उसके बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जब उनका जो है ना वो मामला जो है उनके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल होगी तो उसके बाद जो है ना वो मुख्तलिफ लोगों पे इल्जाम डालते रहेंगे। देखिए ना, अस्करी तंसीबात पर हमले का इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है और उसी के लिए जो है वो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन वो काउंटर एलिगेशन लगा रहे हैं कि असल में ये तो एजेंसीज ने कराया। वो आपके उसके बाद ये एलिगेशन आर्मी चीफ के खिलाफ जिन्होंने इंटरव्यू दिया उन्होंने मुझे कुछ खिला दिया था और मुझे कुछ खिला दिया था या सुंगा दिया था, तो इसलिए मैंने जो है ना वो इस तरह की बात की। वो हर रोज एक नई बात करते हैं और फिर दूसरे दिन अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं मगर जिसके लिए फुटेजेस मौजूद हैं। इवन इनकी ख्वातीन इन्वॉल्व हैं और ख्वातीन इस हद तक गई हैं कि उनके बारे में हम मजीद बात करते हुए। अच्छा, लास्टली कामरान मिर्जा साहब, कल जो पीडीएम ने एहतजाज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर और फिर उसके बाद उसको कॉल ऑफ कर दिया गया रात गए, आप समझते हैं कि आपने अपना मकसद अचीव किया है? हमने एक पैगाम देना था कि यहाँ पे इम्तियाज नहीं होना चाहिए। हमने ये पैगाम देना था कि फैसले जो है वो हमें भी समझ आ रहे हैं कि वो बात गलत है और सरासर गलत है। इसको इस तरह से न करिए। ये पाकिस्तान की अदालतें हैं, किसी पार्टी की अदालतें नहीं। ये पाकिस्तान के मामला हैं, किसी पार्टी के मामला नहीं। किसी को आप मर्सिडीज पे बिठा के ले आए जजेस गेट से। मेरी 40 साल प्रैक्टिस होने को है। मैं 2 दफा सेनेटर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ, वाइस चेयरमैन रहा हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल का, बलूचिस्तान बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन रहा हूँ। मुझे इस गेट से अंदर आने की इजाजत नहीं है। तो एक मुलजिम जिसके ऊपर 60 बिलियन रुपए की करप्शन का इल्जाम था उसको मर्सिडीज में बिठा के और यहाँ से लाया गया। और उससे पहले जो रजिस्ट्रार के कमरे में जिस तरह से वो पिटीशन की जो सारी नोट पलट जो है ना दुरुस्त हुई है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ और इसके गवाह जो है वो इरफान कादर है, साबिक अटॉर्नी जनरल। वो कहते हैं कि मैं गलती से पहुंच गया था। जो कुछ हुआ ये सारा कुछ जो है ना वो बहुत बुरा और बहुत बड़ा मैसेज कन्वे कर रहा है। ये वो रजिस्ट्रार है जिनको गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, जिनको डेपुटेशन के हवाले किया गया था, उनकी डेपुटेशन का ऑर्डर विड्रॉ हो गया और आप देने से इनकारी है। पीटीआई की पिटीशन है, वहाँ पे जो ना उसकी नोक पर दुरुस्त होती है। तो ये मैं अपने तमाम साबिका ओहदेदार और एक सीनियर वकील होने के अलावा रजिस्ट्रार से पूछिए कि मेरी शक्ल अगर उन्होंने टीवी पे नहीं देखी है तो क्या मेरी शक्ल जानते हैं या मैं कभी उनके पास आया हूँ, मैं उनकी शक्ल नहीं जानता। तो इस मौके पे कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं? यानी पार्लियामान रिसर्ट कर रही है। आज तौहीन पार्लियामान का बिल भी मंजूर हुआ। देखिए, तौहीन पार्लियामान का बिल मंजूर हुआ। ये तौहीन पार्लियामान तक इसलिए मामला आ गया। शायद हम तो अपनी बेइज्जती, हम कहते हैं कि हमारी कोई इज्जत होती नहीं है तो बेइज्जती क्या होनी है। मतलब से इज्जत तो शायद किसी और की होती है तो उनकी बेइज्जती होती है। मगर हमको इतना जो ना वो रुसवा कर दिया। हम इधर से जो है ना जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं, हम अवाम के नुमाइंदे हैं। इस मुल्क में हाकिमियत अल्लाह पाक की है और अल्लाह पाक की हाकिमियत जो है वो जो सेक्रेटरी है वो अवाम के पास है और वो बजरिया पार्लियामान के इस्तेमाल होता है। मगर हम इधर से कानून बनाते हैं। आप अभी तक कानून जो है ना वो साइन नहीं हुआ होता, कानून बना नहीं होता अभी तक प्रोसेस में, आप उसको सस्पेंड करके हमारे मुंह पे मारते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे। तौहीन पार्लियामान के बिल की बात हो रही है, इस बिल पर भी बात करेंगे। और आज नैब तरमीम ऑर्डिनेंस के हवाले से ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है उसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। इस पर एक बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। चंद माह से हुकूमत इत्तेहाद की जानिब से मुसलसल एक बात दोहराई जा रही थी कि अदालतें पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर फैसले कर रही हैं। अदालत में बैठे मुनसिफ अवामी हमायत के ज़ेरे असर ऐसे फैसले कर रहे हैं जिनकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। अपने ताई वो पार्लियामान के अंदर और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इजलासों में तकारीर करके इस बात की शिकायत
रजिस्टर भी कराते रहे। इन तकरीरों का जब कोई खास असर नहीं हुआ तो पीडीएम हुकूमत ने ईंट का जवाब पत्थर और दबाव का जवाब दबाव से देने की ठान ली और गुज़श्ता रोज़ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के एन साहब ने भरपूर पावर शो का मुजाहरा किया। गुज़श्ता रोज़ पीडीएम का ये जलसा और अदालत के अंदर इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत साथ साथ जारी रही। इसे इत्तफाक कहे या फिर प्रेशर, लेकिन जलसे के बाद अदालतों के बर्ताव में खासी तब्दीली महसूस हो रही है। इस तब्दीली की शुरुआत से भी गुज़श्ता रोज़ ही हुई जब अदालत ने ये कहकर एक ऐसे केस की समाअत मुलतवी कर दी जिसके बारे में पहले कई बार फैसले पर नजर सानी की दरख्वास्त की गई। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने सियासी फरीकैन को दोबारा मुज़ाकरात करने का भी मौका फराहम किया और दरख्वास्त की कि माहौल को ठंडा करने की कोशिश करें। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने तहरीक इंसाफ की दोबारा जल्द समाअत करने की अपील भी ये कहकर मुस्तरद कर दी कि कल एक और अहम केस की समाअत है। ये केस नैब तरमीम से मुताल्लिक था और इस केस की समाअत भी आज बहुत जल्दी में ये कहकर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई कि ज़रूरत महसूस हुई तो केस की समाअत के लिए इसे जल्द मुकर्रर कर सकते हैं। आज मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस की जानिब से इन बातों का भी जवाब दिया जो कल जलसे में मरियम नवाज और पीडीएम सदर की जानिब से की गई। आज चीफ जस्टिस ने नैब तरमीम केस में वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान के कराची से बराह रास्त वीडियो लिंक पर जिरा करने पर कहा कि आप हमसे बहुत दूर हैं। इस पर मखदूम अली खान ने कहा कि कल हालात ही ऐसे थे कि यकीन नहीं था अदालत पहुंच सकूंगा। आजकल तो सोशल मीडिया भी नहीं चल रहा कि मालूमात मिल सके, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सोशल मीडिया पर तो गुड टू सी यू खान साहब भी गलत अंदाज में चलाया जाता है। जिसके बाद एक दूसरे केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकील असगर सब्जवारी से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, आप एक वक्त में के बाद मेरी अदालत में आए हैं। चीफ जस्टिस ने इमरान खान को मुकदमे की समाअत के दौरान गुड टू सी यू कहने पर होने वाली तनकीद की वजाहत करते हुए कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, ऐसा हर किसी को कहता हूँ। मुझे गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं हर एक को एहतराम देता हूँ और अब अदब व इखलाक सबके लिए ज़रूरी समझता हूँ। अदब व इखलाक के बगैर मज़ा नहीं है। अब गुड टू सी यू की जो कंट्रोवर्सी है कैसे बनी थी, क्या तनकीद हो रही थी, ज़रा उसकी एक आपने अगर सियासत करनी है इस बिल्डिंग से बाहर आओ और इस मैदान में तुम भी खड़े हो जाओ। इस इमारत के तकद्दुस और इस इमारत के इज्जत वक़ार पर सौदा नहीं किया जा सकता और एक जज भी इस इमारत की तकदीस को पामाल करता है तो हमारा नौजवान इस इमारत की तकदीस के लिए मैदान में निकलेगा। पार्लियामान ने तौहीन पार्लियामान का बिल मंजूर कर लिया है, लेकिन हुकूमत ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसमें आम आदमी के लिए उम्मीद की किरण है। वो फैसले क्या है आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। बेतहाशा बुरी खबरों में एक अच्छी खबर यह है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर खा कमी कर दी है। आज से पेट्रोल 12 रुपये सस्ता और डीजल 30 रुपये सस्ता मिलेगा। इसहाक डार साहब ने ऐलान किया है, जरा उनको सुनता है। 12 बजे के बाद अगले 15 दिन के लिए जो कीमतें होंगी वो पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए की कमी की जा रही है और इसकी नई कीमत 270 रुपए हो जाएगी। डीजल की कीमत में, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए कमी की जा रही है, 258 रुपए फी लीटर मुकर्रर हो जाएगी। केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल 12 रुपए कमी की जा रही है, ये 164 रुपए 7 पैसे इसकी नई कीमत मुकर्रर हो जाएगी। और लाइट डीजल ऑयल 12 रुपए की कमी की जा रही है फी लीटर, 152 रुपए 68 पैसे मुकर्रर की जा रही है। अब सवाल यह है कि आईएमएफ के दबाव के बावजूद ये कमी कैसे मुमकिन हुई। हालांकि डॉलर मुसलसल तगड़ा हो रहा है, रुपए पर दबाव के बावजूद अवाम को जो रिलीफ मिला है ये भी कुछ मईशतदानों और खास तौर पर ऑपोजिशन को खटक रहा है। कहा जा रहा है कि इसहाक डार भी वही गलती कर रहे हैं जो खान साहब ने अपनी हुकूमत गिरने के डर से की थी। मगर यह सूरत हाल ऐसी नहीं है, क्योंकि खान साहब ने पेट्रोलियम लेवी से छेड़छाड़ की थी जो आईएमएफ की बुनियादी शर्त थी। असल बात यह है कि आईएमएफ का यही मौक़िफ़ है कि पेट्रोल को आप उनकी कीमतें खरीद से नीचे फरोख्त नहीं कर सकते, यानी उस पर सब्सिडी नहीं दी जा सकती। क्योंकि आलमी मंडी में गुज़श्ता दिनों तेल की कीमतों में कमी हुई थी। खाम तेल की फी बैरल कीमत 74 डॉलर से कम होकर $70 फी बैरल पर हो गई और हुकूमत ने यही रिलीफ आवाम को पास ऑन कर दिया है। अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है इसमें ना तो पेट्रोलियम लेवी कम हुई है और ना ही सुपर टैक्स या दूसरे किसी टैक्स में कमी की गई है। बदकिस्मती से गुज़श्ता कुछ अरसे से हमारा रुपया डिवैल्यू हो रहा है, इसलिए अगर पेट्रोल सस्ता भी हो रहा था तो हुकूमत तेल सस्ता करने से कासिर थी। अब हुकूमत ने सिर्फ आलमी मंडी से मिला रिलीफ आवाम को पास ऑन किया है, इसलिए उसूली तौर पर आईएमएफ को मसला नहीं होना चाहिए। दूसरी आप बात यह है कि पाकिस्तान ने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। पहली खेप 1 माह के अंदर पहुंच जाएगी। रूसी तेल की आमद से पेट्रोल की कीमतों में 100 रुपये फी लीटर तक कमी मुमकिन है, क्योंकि रूसी तेल की फराहमी से पाकिस्तान को 16 से $18 फी बैरल तक डिस्काउंट हासिल होगा। ताहम ये तय होना बाकी है कि कीमतों में कितना रिलीफ ये रूस से तेल की पहली खेप पहुंचने के बाद ही अंदाज़ा लगेगा कि रिलीफ कितना पहुंचाया जा सकता है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पुराने ब्लॉक्स में से निकले और नई मंडियां तलाश करे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त शदीद माली दबाव का शिकार है। अगर आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज से इनकार करता है या मजीद ताखीर करता है तो खदशा है कि मुल्क की मईशत को एक बड़ा झटका लगेगा और डिफॉल्ट के खदशात बहुत बढ़ जाएंगे।
इस सारी सूरत हाल को काउंटर करने के लिए हुकूमत के पास एक ही रास्ता है कि अपने ऑप्शंस में इजाफा किया जाए और अपने ऑप्शंस खुले रखे जाए। प्रोग्राम के वक्त अपने इंतजाम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी। रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।